नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मयंक गौतम और आप सभी का स्वागत है आपके अपने हिंदी वाले गुरुजी चैनल पर। यह मेरा 7वां वीडियो है। पिछले वीडियो में हमने हिंदी भाषा के उद्भव एवं विकास पर चर्चा की थी। उस वीडियो को बनाने के लिए मैंने धीरेन्द्र वर्मा जी तथा हरदेव भारी जी की जो पुस्तकें हैं हिंदी भाषा का इतिहास तथा हिंदी भाषा का उद्भव एवं विकास से तथ्य हासिल किए थे। ठीक है, आज हमारा जो टॉपिक है वो है हिंदी की उपभाषाएं एवं बोलियां। ठीक है, इस पर चर्चा करने से पहले हमको ये जानना जरूरी है कि हिंदी कहाँ कहाँ बोली जाती है और उस संपूर्ण क्षेत्र को क्या कहा जाता है। तो समझते हैं सबसे पहले हिंदी की स्थिति। देखिए, हिंदी क्या है। हिंदी हमारे भारत में बहुत से राज्यों में बोली व समझी जाती है और हिंदी हमारी भारत देश की राजभाषा भी है। ठीक है, हिंदी जिन जिन राज्यों में बोली जाती है उन राज्यों को मिलाकर उस पूरे क्षेत्र को हिंदी क्षेत्र कहा जाता है और हिंदी भारत के 9 राज्यों तथा एक केंद्र शासित प्रदेश में बोली जाती है। तो कुल मिलाकर 10 राज्यों का जो क्षेत्र है उसी को हिंदी क्षेत्र कहा जाता है। अब इस संपूर्ण क्षेत्र को 5 उपभाषाओं में, देखिए जब भी कोई भाषा विशाल क्षेत्र में बोली जाती है तो उसकी कुछ उपभाषाएं बन जाती हैं और उन उपभाषाओं से छोटी छोटी भाषाओं का जब समूह हो जाता है तो उन्हीं को हम उपभाषा कह देते हैं। तो वर्तमान में हिंदी की 5 उपभाषा तथा 18 बोलियां प्रचलित हैं। ऐतिहासिक दृष्टि से अगर निगाह डाली जाए तो जो पुराने विद्वान थे, जो प्राचीन काल में विद्वान थे, ऐतिहासिक दृष्टि से हमारी जो हिंदी है उसका जो इतिहास चला आ रहा है उसके आधार पर उन्होंने हिंदी क्षेत्र को 2 भागों में बांटा है, एक पूर्वी हिंदी और एक पश्चिमी हिंदी। ठीक है, परंतु आज की स्थिति में जो बाकी की भाषाएं थीं, जैसे कि बिहारी थी, बिहारी भाषा स्वतंत्र भाषा थी एक समय पर, राजस्थानी भाषा एक स्वतंत्र भाषा थी और आपकी बिहारी हो गई, पहाड़ी हो गई और राजस्थानी। आज की स्थिति में ये क्या है, हिंदी की उपभाषाएं हैं। तो आज हिंदी की 5 उपभाषा तथा 18 बोलियां हमारे प्रचलन में चल रही हैं। ठीक है, अब इन्हीं के बारे में हम थोड़ी विस्तृत चर्चा यहाँ पर करेंगे। उससे पहले हम समझ लेते हैं बोली क्या होती है, थोड़ी सी इस पर चर्चा कर लीजिए। वैसे मैंने बोली के बारे में अपने सबसे पहले वीडियो में चर्चा की हुई है। ठीक है, आप मेरे चैनल पर जाकर उन वीडियो को आसानी से देख सकते हैं। समझ लेते हैं बोली क्या होती है। अगर मैं बोली से भाषा की तरफ जाऊं तो समझिए कि विश्व की जितनी भी भाषाएं हैं, लगभग जितनी भी भाषाएं हैं, एक समय पर वो कभी ना कभी बोली के रूप में रही हैं। ठीक है, कैसे कि जब बोली को प्रशासनिक, राजनीतिक या व्यापारिक महत्व प्रदान कर दिया जाता है तो वो एक भाषा के रूप में प्रयोग होने लगती है। ठीक है, अब इसको हम उल्टा लेके चलते हैं कि एक भाषा जब बहुत समृद्ध हो जाती है तो उसकी क्षेत्र के आधार पर अर्थात भौगोलिक आधार पर बोलने के तरीके में परिवर्तन आता चला जाता है और उन्हीं परिवर्तनों को हम बोली के रूप में जानते हैं। जैसे हिंदी एक क्या है, हमारी राजभाषा है। यह हिंदी इस पूरे क्षेत्र में बोली जाती है, लेकिन आप जगह जगह पर जाएंगे तो बोलने में अंतर मिलेगा, अर्थात बोलने के तरीके में अंतर मिलेगा। इसको ऐसे समझिए जैसे अपने यहाँ बोला जाता है अरे बेटा क्या हो रहा है। ठीक है, कहीं बोले जाता है बेटा काहे रहो। ठीक है, और कहीं बोला जाता है बेटा का हो रहा। तो ये क्या है, ये बोलियों का परिवर्तन है। यानी कि बोलियों में अंतर कब आता है कि जब एक क्षेत्र के लोग किसी बोली को बोलते हैं, अगर उस क्षेत्र का विस्तार होता है और उस क्षेत्र के दोनों, जैसे 2 क्षेत्र बन गए तो इस क्षेत्र वाले का जब इस क्षेत्र वाले से कोई संपर्क नहीं रहता तो सामान्यतः वक्त बीतता जाता है और इसमें और इस बोलियों में अंतर आता चला जाता है। तो आपके संभवतः यहाँ तक बात समझ में आई हो। अब हम बात करते हैं हिंदी की कौन कौन सी उपभाषाएं हैं और उसकी कौन कौन सी बोलियां हैं। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहली है इसकी पश्चिमी हिंदी। हिंदी की जो पहली उपभाषा है उसका नाम है पश्चिमी हिंदी और इसके अंतर्गत 5 बोलियां सम्मिलित होती हैं। समझिए, पहली है खड़ी बोली।
ठीक। खड़ी बोली को कौरवी भी कहा जाता है। राहुल सांकृताइन जी ने इसको कौरवी कहा था। खड़ी बोली का अर्थ है खरी बोली। कुछ लोग इसको खरी बोली बोलते हैं और कुछ लोग कहते हैं कि वहाँ की जो भाषा है उसमें थोड़ी कर्कशता होती है बोलते समय, इसीलिए इसका नाम खड़ी बोली भी पड़ा है। ठीक है। इसके बाद में दूसरे नंबर पर जो बोली है वो है ब्रिज भाषा। देखिए एक बात और समझिए कि जितनी भी बोलियां हैं हिंदी की, उनका जो नामकरण हुआ है वो क्षेत्र के आधार पर हुआ है। ठीक है, क्षेत्रों के आधार पर ही इनके नामकरण हुए हैं। जैसे खड़ी बोली को कौरवी कहा गया, तो कौरवी अर्थात कौरवों के प्रदेश में। ठीक है, कौरवों के प्रदेश में। और कौरव कहाँ से आए थे? हस्तिनापुर। हस्तिनापुर कहाँ पर है? मेरठ में। तो मेरठ के आसपास जो बोली प्रचलित है उसी को क्या कहा जाता है? खड़ी बोली कहा जाता है। उसी तरीके से ब्रिज भाषा, ब्रिज का अगर देखा जाए तो ब्रिज शब्द का अर्थ होता है वह स्थान जहां गायें बांधी जाती हैं। तो ठीक है, इसीलिए उस स्थान को क्या कहते हैं? ब्रिज क्षेत्र कहते हैं। और ब्रिज क्षेत्र की जो भाषा है वही क्या है? ब्रिज भाषा है। तो हिंदी की जो दूसरी बोली है वह क्या है? ब्रिज भाषा है। इनके ऊपर हम विस्तृत चर्चा भी करेंगे और विस्तृत चर्चा आपको अगले वीडियो में देखने को मिलेगी। यहां पर मैं आपको बोलियां तथा उनके क्षेत्रों को विस्तार से समझा दूंगा। ठीक है, महत्वपूर्ण आपके लिए ये भी है और महत्वपूर्ण आपके लिए वो भी होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद तीसरी बोली आती है आपकी इसकी कन्नौजी। ठीक है, कन्नौजी बोली के बारे में पुराने विद्वान कहते हैं कि असल में कन्नौजी बोली ब्रिज भाषा से ही आई है और इसमें बहुत सी समानता भी है। और इसका कन्नौजी का ज्यादा प्रचार प्रसार साहित्य के क्षेत्र में नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि एक तरफ से ये ब्रिजभाषा से गिरी और दूसरी तरफ से अवधि से गिरी हुई है, इसीलिए इसका ज्यादा प्रचार और प्रसार नहीं हो पाया, अर्थात साहित्य इसमें ज्यादा लिखा नहीं गया। ठीक है, इसके बाद चौथी जो बोली है वो है हरियाणवी। ठीक है, हरियाणवी बोली के कई नाम हैं। इसको जाटू भी कहा जाता है, यानी कि हरियाणा के जो जाट लोग हैं उनकी जो बोली है उसी को जाटू, इसीलिए इसको जाटू भी कह दिया जाता है। और इस भाषा को बांगड़ू भी कहा जाता है, बांगरू। ठीक, बांगरू भी इसका नाम है। ठीक है, चलिए इसके बाद बात करते हैं इसकी पांचवी बोली। पांचवी बोली है बुंदेली। अब देखिए, आपने सुना होगा बुंदेलखंड, और बुंदेलखंड की आपने कहानी सुनी होगी, हर बोले मुंह बोलों के हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, अर्थात झांसी। तो ये बुंदेलखंड जो था वो झांसी के आसपास का क्षेत्र कहलाता है और वहाँ की जो बोली है उसी को हम क्या कहते हैं? बुंदेली कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया आपका पश्चिमी हिंदी। ठीक, इसके क्षेत्र के बारे में अभी मैं यहाँ पर लिखूंगा, पहले हम सभी बोलियों के बारे में यहाँ पर चर्चा कर लें। ठीक है, चलिए क्षेत्र लिख लेते हैं साथ के साथ। जैसे पश्चिमी हिंदी का ये जो क्षेत्र है इसको हम समझते हैं कि ये कहाँ कहाँ बोला जाता है। देखिए विस्तार से भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा एक मैप के माध्यम से। ठीक है, अभी हम शॉर्ट में थोड़ा समझ लेते हैं। तो देखिए सीधी सी बात है, पश्चिमी हिंदी है तो ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बोला जाता है। ठीक है, इसके बाद इसमें आपकी ये तीनों चीजें निपट गई। ठीक, इसके बाद हरियाणा में बोला जाता है, इसके बाद दिल्ली में है, और अगर इस बुंदेली की बात करी जाए तो बुंदेलखंड कहाँ है? उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भाग में। ठीक है, और अगर हम क्या नाम है उसका, मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश का उत्तरी मध्य प्रदेश। ठीक है, तो क्या है यहाँ पर? उत्तरी मध्य प्रदेश की बोली है। ठीक है, उत्तर का भाग अर्थात ऊपर का भाग। ठीक है, इसको हम अच्छी तरीके से मैप के माध्यम से भी समझेंगे इसी वीडियो में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरी है आपकी पूर्वी हिंदी। ठीक है, धीरेन्द्र वर्मा जी जिन्होंने लिखा था हिंदी भाषा का इतिहास, उन्होंने इन्हीं दोनों को केवल हिंदी की उपभाषा बताया है। ठीक है, आप कंफ्यूज मत होइए, वर्तमान में हिंदी की 5 उपभाषाएं। ठीक है, इसको कोई गलत नहीं कर सकता। ठीक, चलिए पूर्वी हिंदी की 3 बोलियां हैं। पहली है आपकी अवधी। ठीक है, अवधी, अवध प्रांत। ठीक है, बहुत साल पहले जब राजा राम का शासन था तो उस पूरे क्षेत्र को अवध कहा जाता था। ठीक है, और कुछ लोग इसका जो केंद्र है
वो लखनऊ मानते हैं। असल में लखनऊ को भी केंद्र माना जा सकता है और आपका जो अयोध्या है उसको भी केंद्र माना जा सकता है। वैसे केंद्र में अगर दोनों शब्द आते हैं तो आपको लखनऊ पहले रखना है, ठीक है। चलिए, अवधि। दूसरी है बघेली। ये जो बघेली बोली है इसको दक्षिणी अवधि भी कहते हैं, यानी कि ऊपर उत्तर प्रदेश में जो पूर्वोत्तर है उधर की तरफ तो अवधि चलती है, मध्य पूर्व उत्तर प्रदेश में अवधि चलती है और उसके नीचे ये बघेली चलती है। इसके क्षेत्र के बारे में भी हम बात अभी करेंगे। तीसरी है इसमें छत्तीसगढ़ी। ठीक है, इसको एक नाम से और जाना जाता है रीवाई। ठीक है, रीवा प्रदेश में या रीवा जो मध्य प्रदेश में जिला पड़ता है वहां से इसका केंद्र है। और देखिए बोली होती क्या है कि जो इसका केंद्र होता है उसके आसपास कम से कम 100 किलोमीटर तक उस बोली का प्रचार रहता है। ठीक है, उसी तरीके से छत्तीसगढ़ी नाम से ही पता चल रहा है कि छत्तीसगढ़ की बोली है और सबसे ज्यादा कहाँ बोली जाती होगी, छत्तीसगढ़ में बोली जाती होगी। तो ये पूर्वी हिंदी की बात हो गई। अब इसके क्षेत्र की बात कर लेते हैं। इसके प्रमुख 3 क्षेत्र हैं। पहला तो है मध्य पूर्व उत्तर प्रदेश। मध्य पूर्व उत्तर प्रदेश, देखिए मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, ठीक है, आप समझ लीजिएगा, मध्य पूर्व उत्तर प्रदेश। इसके बाद यदि बात करी जाए तो दूसरा तो हो गया छत्तीसगढ़। मध्य पूर्व उत्तर प्रदेश में ये आपकी अवधि चलती है। बघेली कुछ क्षेत्र में बोली जाती है, जैसे बांदा है, ठीक है, बांदा के आसपास ये बघेली ही चलती है। उसके बाद छत्तीसगढ़ पूरे राज्य में इसी बोली का प्रयोग होता है और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर तक मध्य प्रदेश में बघेली चलती है। ठीक है, तो तीसरा जो जगह है वो हो गया आपका पूर्वी मध्य प्रदेश। ठीक है, इसके बाद जो आती है आपकी वो तीसरी है बिहारी हिंदी। बिहारी हिंदी, अब बहुत से लोग कहते हैं कि बिहारी भाषा, बिहारी भाषा। देखिए बिहार नाम भी, जो बिहारी भाषा शब्द आया है वो भी बिहार से आया है। बिहार किस लिए प्रसिद्ध थे, बौद्ध धर्म के उसके लिए प्रसिद्ध थे। तो बौद्ध धर्म के जो स्थान होते हैं उसको बिहार बोला जाता था, इसी कारण इसका नाम बिहार पड़ा और बिहार की भाषाओं को इसीलिए बिहारी कहा गया। ठीक है, तो मैं बता रहा हूं ना कि जितनी भी ज्यादातर भाषाएं हैं उनका नामकरण स्थान के आधार पर ही होता है। हमारी हिंदी का नाम हिंदी क्यों है ना, वो हम पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहारी हिंदी की भी 3 बोलियां हैं। पहली है भोजपुरी। हाँ जी, भोजपुरी। ठीक है, भोजपुरी एक भोजपुर क्या बोलते हैं उसे, बिहार में एक छोटा सा कस्बा है, वहां से इस बोली का निकास हुआ है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, भोजपुरी। और ये बिहार में कम और उत्तर प्रदेश में ज्यादा चलती है। और आजकल तो भोजपुरी सिनेमा बहुत छाया हुआ है, इसके गाने बहुत छाए हुए हैं। ऐसी बात नहीं है केवल भोजपुरी लोग ही इन गानों को सुनते हैं, पूरे भारत में ये भोजपुरी के गाने सुने जाते हैं। और ये एकमात्र ऐसी बोली है हिंदी की जो भारत के बाहर भी बोली जाती है। मॉरिशस हुए, गयाना हुए, कई ऐसे देश हैं जहां पर ये भोजपुरी बोली बहुत अच्छी मात्रा में बोली जाती है। बहुत ज्यादा लोग बोलते हैं, ऐसा नहीं है 10-20 लोग, बहुत बोलते हैं। ठीक है, दूसरे नंबर पर आती है आपकी मगही। ठीक है, मगही जो बोली है इसको कुछ लोग मागधी भी कहते हैं। असल में मागधी का मूल रूप ही मगही रह गया है, क्योंकि जो मगध साम्राज्य था कहां, बिहार राज्य में था। और बिहार राज्य से लेकर अभी तो अलग हुआ है आपका झारखंड, पहले तो वो दोनों एक ही थे, तो बिहार राज्य के अंतर्गत पाया जाता था। तो ये जो मागधी है ये मगही बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है। इसके बाद तीसरे नंबर पर है आपकी मैथिली। मैथिली, ठीक है, मैथिली के बारे में एक बहुत रोचक बात है। ये हिंदी क्षेत्र की, यानी कि इस हिंदी क्षेत्र की या कहा जाए हिंदी की एक मात्र ऐसी बोली है जिसे राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। प्रश्न है ये आप याद रखिएगा, ये प्रश्न है, पूछ सकता है कि हिंदी की कौन सी बोली है जिसे राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया, तो वो कौन सी है, मैथिली है। और मैथिली का केंद्र कहां होगा, मिथिला होगा, अर्थात वही सीता मैया वाला। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए अब बात करते हैं इसके क्षेत्र की बात। तो भोजपुरी जो है वो पूर्वी उत्तर प्रदेश में बहुत प्रचलित है। ठीक है, कुछ लोग
अवधी और भोजपुरी को एक समझ लेते हैं, यानी कि वहां के जो लोग हैं वो तो इन दोनों में अंतर कर सकते हैं, लेकिन यहां अर्थात हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश वाले, हम लोग इसमें अंतर ज्यादा नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चलिए बात करते हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश हो गया, इसके बाद हो गया बिहार, और बिहार के बाद आपका झारखंड। ठीक है, रांची के आसपास ये मगही भाषा बोली जाती है। ठीक, चलिए पटना की जो पूछ लेता है प्रश्न, बड़े बड़े शहरों को उठा के पूछ लेगा कि वहां पर कौन सी भाषा प्रचलित है, तो पटना पूछ ले तो पटना में मैथिली चलती है। ठीक है, भारत में उत्तर प्रदेश में पूछ लेता है इलाहाबाद, इलाहाबाद में कौन सी चलती है, आपकी अवधी चलती है। लेकिन अवधी के बाद फिर गोरखपुर, आजकल हमारे मुख्यमंत्री जी के कारण गोरखपुर बहुत चर्चा में है। गोरखपुर की जो बोली है वो कौन सी है, गोरखपुर में भोजपुरी बोली जाती है, क्योंकि जैसे ही आप पूरब की ओर चलना चालू करेंगे इलाहाबाद से, तो फिर इसका प्रसार होने लग जाता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। चौथे नंबर पर आती है आपकी राजस्थानी। देखिए, राजस्थान राज्य का बहुत गौरवशाली इतिहास रहा है और यहां पर बहुत सारी रियासतें थीं और उनकी रियासतों की अलग अलग बोली हुआ करती थी। कारण भी था उसका। देखिए, रियासतों को, एक रियासत को दूसरी रियासत से ज़्यादा संपर्क रहा नहीं होता था, तो इसीलिए बोली का विकास उनका अलग अलग रूपों में हुआ। तो बहुत सारी बोलियां आपके राजस्थान प्रदेश में बोली जाती हैं और कुछ लोग उनकी बहुत सी बोलियों को यहाँ पर सम्मिलित कर लेते हैं। खास तौर पर राजस्थान के जो लोग हैं यहाँ पर आपको कई सारी बोलियां गिना देंगे, लेकिन अगर मैं प्रमाणित तौर पर बात करूं तो राजस्थान हिंदी की 4 बोलियों को हिंदी की बोलियों में स्थान दिया गया है। उन बोलियों को 4 भागों के आधार पर बांटा गया। पहली थी आपकी पश्चिमी राजस्थानी। ठीक है, ये नाम रखने से क्या हुआ है, ये नाम रखने से झंझट खत्म हो गया कि अरे हमारी बोली को ये कर दिया, हमारी बोली, तो इसीलिए इसको नाम रखा गया। पहली थी पश्चिमी राजस्थानी, दूसरी थी पूर्वी राजस्थानी, तीसरी है उत्तरी और चौथी है आपकी दक्षिणी राजस्थानी। ठीक है, ऐसा नहीं है केवल यही नाम रह गए हों। ठीक है, पश्चिमी राजस्थानी को मारवाड़ी कहा जाता है या मारवाड़ी को पश्चिमी राजस्थानी कहा जाता है। असल में जो राजस्थान का गौरवशाली इतिहास जो मिलता है या जिस भाषा में मिलता है वही ये मारवाड़ी भाषा है। ठीक, पूर्वी राजस्थानी जो है, पूर्वी राजस्थानी को जयपुरी, ढूंढारी भी कहा जाता है। कुछ इनकी उपबोलियां भी होती हैं। मैंने उपबोलियों के बारे में चर्चा नहीं करी क्योंकि देखिए, उपबोली बनना कोई बड़ी बात नहीं है। उपबोली समझिए क्या होता है, जैसे कि मेन केंद्र पर जो केंद्र होता है किसी बोली का, वहां पर वो शुद्ध रूप से प्रयोग होती है, लेकिन उसका क्षेत्र अगर 150-200 किलोमीटर तक है तो वहां पर क्या उसी रूप में प्रचलित होगी। आप इसका गौर करके देखिएगा। जैसे मैं अपनी बात करूं, मैं मथुरा के पास में ही रहता हूं, मथुरा मेरे यहां से 100 किलोमीटर दूर है। मथुरा में बोली जाती है ब्रिज भाषा और हमारी भी बोली ब्रिज भाषा ही है, लेकिन उसमें और हमारी बोली में कुछ अंतर है और इसी अंतर के आधार पर हम क्या कह सकते हैं कि हम क्या है, हम ब्रिज भाषा नहीं बोलते, हम ब्रिज भाषा की एक उपबोली बोलते हैं। बात समझ रहे हैं। और फिर जब उसको भी नाम दे दिया जाता है तो वो उपभाषा बन जाती है। उपभाषा में ना साहित्य मिलते हैं और ना ही वो प्रमाणित कोई बोली होती है। ठीक है, बात चलिए आगे बढ़ते हैं। जयपुरी या ढूंढारी भी इसको कहा जाता है। उत्तरी राजस्थानी ये मेवाती कहा जाता है और जो दक्षिणी राजस्थानी है इसको मालवी कहा जाता है। असल में ये जो बोली है ये मध्य प्रदेश में ज्यादा प्रचलित है राजस्थान की अपेक्षा। राजस्थान से जुड़ी जरूर है क्योंकि ये निकली राजस्थान से है और कुछ लोग मानते हैं कि इसका जो उदय है वो उज्जैन से हुआ है, इसलिए इस बोली को दक्षिण राजस्थान के अंतर्गत रखा गया क्योंकि इसको राजस्थान में भी बहुत अधिक मात्रा में बोला जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर देखा जाए तो अगर तोला जाए तो ये राजस्थान में कम और आपका जो मध्य प्रदेश है वहां ज्यादा प्रचलित है। तो इसके जो क्षेत्र होंगे, पहला तो राजस्थान होगा, ठीक, और दूसरा जो है वो है मालवा। देखिए, मैं मालवा क्यों लिख रहा हूं, मालवा को मैं मध्य प्रदेश भी लिख सकता हूं।
ठीक है। असल में यहाँ पर गुजरात का भी थोड़ा सा हिस्सा आ जाता है ना। तो गुजरात है क्या, देखिए गुजरात और राजस्थान और मध्य प्रदेश एक स्थान पर सीमा बनाते हैं, तो उसी स्थान की जो बोली है वो ये है। तो मैंने यहाँ मालवा लिख दिया है। मालवा का मतलब आप समझ लीजिए, मालवा का जो पठार है उसी के आसपास की ये बोली है। और मालवा का पठार से ही आसपास में देखिए गुजरात भी है, मध्य प्रदेश भी है और राजस्थान भी है। चलिए ये आपकी हो गई 4, ठीक है। अब मैं 5वीं थोड़ा यहाँ बिगाड़ कर लिखूंगा, जिसे हम कहते हैं पहाड़ी, ठीक है। ये किस किस अपभ्रंश से आई हैं इसकी भी जानकारी मेरे पिछले वीडियो में दी जा चुकी है, मैं उनको दोबारा यहां पर लिखना नहीं चाहता, ठीक है, समय कम है थोड़ा। चलिए ठीक, चलिए यहां पर 5वीं उपभाषा है पहाड़ी हिंदी। यहीं पर आके समस्या खड़ी होती है, यहीं पर आकर विद्वान 2 भागों में बंट जाते हैं। और विद्वान भी ऐसे कोई छोटे मोटे नहीं, बहुत बड़े बड़े विद्वान। कुछ लोग पहाड़ी हिंदी की 2 बोलियां मानते हैं और कुछ लोग 3 मानते हैं, ठीक है। कैसे मानते हैं, कुछ लोग पूर्व और पश्चिम से इसको बांट देते हैं कि पहाड़ी हिंदी की 2 बोलियां हैं, पूर्वी पहाड़ी और पश्चिमी पहाड़ी। लेकिन पूर्वी जो पहाड़ी है उसके फिर 2 भाग कर देते हैं, तो कुल मिलाकर बन कितनी गई, 3 बन गई, ठीक है। तो हम उन तीनों को अलग अलग पढ़ेंगे। कुछ लोग 17 बोली इसी आधार पर हिंदी की मान लेते हैं और कुछ लोग 18 बोली मान लेते हैं। तो हम देख लेते हैं पूर्वी पहाड़ी और पश्चिमी पहाड़ी, इसके भाग हम नहीं करेंगे, हम इनको सीधे सीधे अलग अलग भागों में ही पढ़ेंगे। देखिए पहली है कुमाऊनी, ठीक। दूसरी है गढ़वाली, तीसरी है मडयाली, ठीक। बात यहां तक क्लियर हो गई आपके। तो हमने आज पढ़ ली कितनी, 18 बोलियां। अब इसका क्षेत्र देख लेते हैं। इसका क्षेत्र जो है वो उत्तराखंड तथा हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में भी, ये पूर्ण हिमाचल प्रदेश में नहीं है, ये उत्तराखंड से जो सीमा मिलती है और उसी से थोड़ा सा आसपास में ही है बोली, पहाड़ी बोलियां शामिल हैं, ठीक है। चलिए अब इसका हम मैप के आधार पर भी इसके क्षेत्र को हम अच्छी, तो हाँ जी, जल्दी से इस क्षेत्र को अब हम एक मैप के माध्यम से समझ लेते हैं। ये देखिए ऊपर है आपका उत्तर और नीचे है दक्षिण, इधर है आपका पश्चिम और इधर है पूर्व, ठीक है। चलिए इसी के माध्यम से हम इस मैप को समझेंगे। सबसे पहले हमारी जो उपभाषा थी वो कौन सी थी, पश्चिमी हिंदी, और उसकी जो बोलियां थी उसको समझिए। देखिए सबसे पहले मैं ऐसे तरीके से बात नहीं करूंगा, देखिए अब हम लेके चलते हैं सबसे पहले हरियाणा राज्य को। हरियाणा राज्य, और ये है आपका दिल्ली राज्य, ठीक है। पूरे के पूरे हरियाणा राज्य में इसमें पूरा का पूरा जो क्षेत्र है, इसको दिल्ली भी ले लीजिए थोड़ा सा, इस पूरे के पूरे क्षेत्र में हरियाणवी, देशानी जिसका नाम है देशानी, जिसका नाम है जाटू, जिसका नाम है बांगरू, कई नाम है उसके, वो यहाँ पर बोली प्रचलित में चलती है। दिल्ली का संपूर्ण क्षेत्र नहीं है, दिल्ली का जो हरियाणा से बॉर्डर मिलाता है क्षेत्र, वैसे तो 3 तरफ से हरियाणा से घिरी हुई है दिल्ली, ठीक है। तो जिस क्षेत्र से हरियाणा से मिली हुई है उसी क्षेत्र पर हरियाणवी भाषा का प्रभाव है। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, ठीक है। उत्तर प्रदेश में आगरा इस स्थान पर है, मथुरा है, ठीक है। मथुरा, आगरा मथुरा, ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में ब्रज भाषा का प्रभाव है। और ब्रज भाषा का जो प्रभाव है वो यहां से लेकर आपका यहां उत्तराखंड में देहरादून का जो तराई भाग है, पहाड़ी भाग नहीं तराई भाग है, वहां तक, अरे हाँ ब्रजभाषा का क्यों, वहां खड़ी बोली का है। ब्रजभाषा का जो प्रभाव है वो आपका ये इस तरीके से आगरा और मथुरा के क्षेत्र में चलता है। और दिल्ली के आसपास ही मेरठ में ये जो क्षेत्र है, यहाँ पर आपकी जो बोली चलती है वो है खड़ी बोली और यह है ब्रजभाषा, ठीक है। ब्रजभाषा का जो प्रभाव है वो फर्रुखाबाद जिले तक, पूर्व की तरफ अगर हम बढ़ेंगे तो फर्रुखाबाद जिले तक ब्रजभाषा चलती है। और ब्रजभाषा के तुरंत बाद में शुरू हो जाती है आपकी जो बोली है वो है कन्नौजी, ठीक है, ठीक।
चलिए अब बात करते हैं आगे की। कन्नौजी इस तरीके से इसको लेके चलिए, हाँ ये ठीक है। चलिए कन्नौजी जो है वो कानपुर तक चलती है और कानपुर के बाद में शुरू होती है आपकी अवधी। अवधी उत्तर प्रदेश के मध्य भाग में बोली जाती है। मध्य भाग में अर्थात इधर का छोड़ दो और इधर का जो क्षेत्र है, कन्नौजी का मैंने ज्यादा बड़ा क्षेत्र बना दिया, इसको समझिए। यानी कि कन्नौजी जो है वो यहां तक है, ऊपर तक। ठीक क्यों है? क्योंकि यहां पर जो पीलीभीत है, पीलीभीत जिले तक ये कन्नौजी बोली चलती है। ठीक, कन्नौजी के बाद में आपका शुरू होता है अवधी भाषा का क्षेत्र। ठीक है, अवधी को अगर मैं इस तरीके से लेके चलूं, ठीक, अवधी कुछ इस तरीके से चलती है। ठीक, अवधी के बाद में आती है आपकी बुंदेली। बुंदेली का जो क्षेत्र है वो यहाँ है, झांसी के आसपास, और इस संपूर्ण क्षेत्र को, ये जो क्षेत्र है ये, ठीक, ये जो क्षेत्र है ये आपका किसका है? बुंदेली का। ठीक, बात समझ में आई? झांसी के आसपास, भोपाल भी इसी के अंतर्गत आता है, पूर्वी ग्वालियर भी इसी के अंतर्गत आता है। इसके बाद में आपकी मैंने बताया था अवधी की जो दक्षिणी बोली है उसको क्या बोला जाता है? दक्षिणी जो बोली है उसको बोला जाता है बघेली। और बघेली का जो क्षेत्र है बघेली, ठीक, बघेली जो बोली है बघेल क्षेत्र में बोली जाती है। और ये आपकी इस तरीके से छत्तीसगढ़ के किनारे किनारे चलती है और आपके इस तरीके से ये फैली हुई है। ठीक, बघेली का जो क्षेत्र है वो आपका ये हो गया। ठीक है, देखिए बॉर्डर के आसपास उस भाषा का प्रभाव ज्यादा होता है जिससे वो बॉर्डर मिलाता है। ठीक, चलिए अब बात करते हैं आपका पूर्वी हिंदी की। तो पूर्वी हिंदी की पहली बोली हमने पढ़ ली अवधी, दूसरी पढ़ ली हमने बघेली। अब तीसरा जो क्षेत्र बचा उस क्षेत्र में बोली जाती है भोजपुरी। जो भोजपुरी बोली है वो इस तरीके से बिहार में चलती है, और बिहार में कम, ये उत्तर प्रदेश में ज्यादा बोली जाती है। यानी कि कन्नौजी कहाँ खत्म होती है? आपकी कानपुर से, और कानपुर से लेके इलाहाबाद तक जो बोली चलती है वो आपकी अवधी है, और इलाहाबाद के बाद से जो बोली शुरू हो जाती है और बिहार बॉर्डर तक जाती है, बलिया बस्ती सब तरफ क्या बोली जाती है? आपकी भोजपुरी बोली जाती है। ये हो गया आपका भोजपुरी का क्षेत्र। ठीक है, भोजपुरी के बाद में बिहारी हिंदी की दूसरी बोली जो थी वो थी मैथिली। और मैथिली जो बोली है वो आपकी पटना के आसपास में चलती है, और उसको अगर मैं देखूं तो वो इस तरीके से है। और मिथिला जो था वो कुछ लोग नेपाल में मानते हैं, कुछ लोग बिहार के अंदर मानते हैं। वैसे मिथिला में उसका प्रमाणित हो चुका है। तो यहां पर जो चलती है वो है मैथिली। ठीक, अब इस क्षेत्र को अगर हम देखें तो झारखंड पूरा का पूरा और ये जो बिहार का पूरा हिस्सा है, ये पूरा जो हिस्सा है, यहां पर जो बोली चलेगी उसका नाम क्या है? वो है मगही। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं राजस्थानी हिंदी की। राजस्थानी हिंदी में देखिए राजस्थान को 4 भागों में बांट दिया गया, ठीक, क्षेत्र के आधार पर। ठीक, तो ये कौन सा हिस्सा है? पूर्व का, ये उत्तर का, ये दक्षिण का, वो ये दक्षिण का, और ये पश्चिम का। तो यहां पर जो चलती है इस स्थान पर, देखिए जयपुर कुछ इस स्थान पर है। ठीक है, जयपुर के अगर हम इधर की तरफ चलेंगे थोड़ा सा, ठीक, तो यहां पर चलेगी जयपुरी। ठीक, और ये जो हिस्सा है आपका ये वाला, ठीक, ये, ठीक, आगरा मथुरा से बॉर्डर मिलाता हुआ जो हिस्सा है, और ये जो हरियाणा से बॉर्डर मिलाता हुआ हिस्सा है, यहां पर आपकी मेवाती चलती है। ठीक, मेवाती यहां से लेकर यहां तक हनुमानगढ़ी तक थोड़ा सा मेवाती का ही प्रभाव है। ठीक, जयपुरी के बाद में इधर हम अजमेर आ जाता है, अजमेर है। अजमेर से इधर की तरफ अगर हम चलेंगे तो मारवाड़ी भाषा का क्षेत्र शुरू हो जाता है, और मारवाड़ी भाषा राजस्थान में सबसे ज्यादा बोली जाती है, और इसका प्रभाव जयपुर में भी देखने को मिलता है। असल में जयपुर है क्या? राजधानी है। तो राजधानी प्रदेश एक ऐसी स्थान होता है जहां पर बहुत से भाषाभाषी आकर मिलते हैं, तो वहां पर मारवाड़ी का प्रभाव आसानी से देखा जा सकता है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा क्षेत्र एक तरीके से मारवाड़ी बोली का क्षेत्र है। अब बची आपकी कौन सी? मालवी। मालवी मैंने आपको बताया था, देखिए यहाँ गुजरात का इस पर भी प्रभाव है, इस पर मध्य प्रदेश की भाषा का प्रभाव है। ठीक है, यहीं पर उज्जैन है। ठीक, उज्जैन के आसपास ये, इसको उज्जैनी भी कहा जाता है। उज्जैनी के या उज्जैन के आसपास जो बोली चलती है, यानी कि इस क्षेत्र में जो बोली चलती है वही आपकी क्या कहलाती है? आपकी मालवी। बात यहां तक समझ में आई। अब हम बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की। ठीक है, उत्तर प्रदेश में इधर की तरफ अगर हम देखें तो यहां पर नैनीताल और अल्मोड़ा है, चंपावत जिला है। इन्हीं जिलों के आसपास जो चलती है वो है आपकी कुमाऊनी। ठीक, कुमाऊनी से
कुमाऊनी इस तरीके से है, ठीक। कुमाऊनी के इधर की तरफ जो चलती है वो है गढ़वाली, और यहां पर जो चलती है वो है मडयाली, यानी कि हिमाचल प्रदेश के पूरे क्षेत्र में मडयाली बोली का प्रभाव है। तो ये तो था आपका क्षेत्र के आधार पर, यानी कि एक मानचित्र के आधार पर मैंने आपको बोलियों के क्षेत्र समझाने की कोशिश करी है। इनके ऊपर भी विस्तृत चर्चा होगी, इनके पर्टिकुलर शहरों के बारे में, जिलों के बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे, और इन बोलियों की क्या क्या विशेषताएं उनके बारे में चर्चा करेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। आज का वीडियो अगर आपकी समझ में आया है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक मेरे वीडियो को पहुंचाइए, ठीक है। जितना विस्तृत तरीके से मैं आपको बोलियों के बारे में और उपभाषा के बारे में समझा रहा हूं, शायद ही इस पूरे यूट्यूब पर किसी वीडियो में आपको समझाया गया हो, ठीक है। तब तक के लिए मैं चलता हूं। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, अच्छा लगा हो। नहीं अच्छा लगा हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तब तक के लिए मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। नमस्कार।